नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फंड की दुनिया में। अगर आप एनएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वीए परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसमें हमने चुने हैं ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने इनके दिए हैं सटीक उत्तर और आसान भाषा में एक्सप्लेन भी किया है, ताकि आपको न सिर्फ याद रहे बल्कि अंदर से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे भी जाएंगे तो आप इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगर किसी टॉपिक में थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और एनएसएम की बुक भी ज़रूर देखें। अगर आपने ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ कॉन्सेप्ट वाली पूरी तरह ध्यान से देख ली तो आप समझ लीजिए 90% तैयारी के साथ एनएसएम परीक्षा में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट पार्ट 1 से। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड? सवाल है, उसके ऑप्शन है मैक्सिमाइज फंड मैनेजर प्रॉफिट, प्रोवाइड लोन्स टू इन्वेस्टर, पुल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट या अवॉइड टैक्सेस। इसका सही उत्तर है आंसर सी, निवेशकों से पैसे इकट्ठा कर निवेश करना। ये क्या करता है? ये सभी से लोगों से पैसे इकट्ठे करता है। जैसे राम से कुछ यूनिट राम को बेची, कुछ यूनिट श्याम को बेची, कुछ यूनिट किसी को बेची, और इनसे जो पैसे इकट्ठे किए उसको मार्केट में लगाता है, और मार्केट में लगाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एनएवी इन म्यूचुअल फंड? ऑप्शन है ए नेट एनुअल वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, न्यू एसेट वैल्यूएशन, नॉन अलोकेटेड। इसका उत्तर है नेट एसेट वैल्यू। अब एनएवी का मतलब क्या होता है? एनएवी का मतलब होता है प्रति यूनिट कीमत, यानी कि एक यूनिट कितने की आएगी। ठीक है। इस यूनिट की कीमत रोज बदलती है। जैसे मार्केट ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट नीचे आता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एग्जिट लोड? और ऑप्शन है एंट्री चार्ज, टैक्स डिडक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट, पेनल्टी फॉर अर्ली विड्रॉवल या फंड मैनेजर सैलरी। इसका सही उत्तर है जल्दी पैसे निकालने पे लगने वाला चार्ज। ठीक है। जैसे हम मान लिया उसमें 1 साल है कि आपको मिनिमम 1 साल रखना है, 2 साल रखना है, जो भी उसके एक लिमिटेड समय से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको उसमें कुछ प्रतिशत चार्जेस लगते हैं। उसे एग्जिट लोड कहते हैं कि आप एग्जिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। 1% हो सकता है, ½ % हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1%। ठीक है। वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि निवेश लंबे समय तक बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिप इज यूजफुल बिकॉज इट्स हेल्पफुल, यानी सिप बहुत यूजफुल है क्योंकि किस चीज में हेल्प करता है। ऑप्शन है टाइमिंग द मार्केट, रिड्यूसिंग टैक्स, अवॉइडिंग मार्केट रिस्क कंप्लीटली, एवरेजिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इसका सही उत्तर है डी, निवेश की लागत को एवरेज करना। ठीक है, जैसे सिर्फ हर महीने हम तय समय पर निवेश करते हैं तो उस समय किसी यूनिट की वैल्यू ऊपर भी हो सकती है या यूनिट की वैल्यू नीचे भी हो सकती है। जब ऊपर होगी तो हमें कम यूनिट प्राप्त होंगे उसी पैसे में, है ना, और जैसे वो नीचे आएगी तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो ऐसा करके कम ज़्यादा करके एवरेज हमारी निकल जाती है, यानी ठीक ठाक यूनिट पड़ जाए। प्रश्न नंबर 5वां है, ELS फंड हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ, ELS फंड हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ, कितना साल तक रह सकता है? 1 साल है, 3 साल है, 5 साल है, या कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है? इसका उत्तर है बी, 3 साल। ELS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक टैक्स सेविंग स्कीम है, इसमें टैक्स में छूट मिलती है अगर निवेश 3 साल तक बना रहे हैं। इसमें निवेश 3 साल से पहले नहीं निकाला जा सकता, इसी को लॉक इन पीरियड बोलते हैं। कम से कम आपको 3 साल इसमें बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायरेक्ट प्लान कीप बेटर रिटर्न्स देन रेगुलर प्लान बिकॉज, क्योंकि फंड इज क्लोज एंडेड है, नो एग्जिट लूट, नो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, डी है हायर रिस्क। तो इसका उत्तर होगा आंसर सी, इसमें एजेंट को कोई कमीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ग्राहक को तो AMC के पास ले ही नहीं गया, ग्राहक डायरेक्ट AMC के पास पहुंच गया, तो AMC को उसमें कोई कमीशन नहीं देनी पड़ी। जब कमीशन नहीं देनी पड़ी, उसका पैसा वहीं रह गया, उस पैसे से कंपाउंडिंग हुई और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ फंड इज आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? ठीक है, ऑप्शन है इक्विटी फंड, बैलेंस फंड, लिक्विड फंड, थीमेटिक फंड। ठीक है, ये तो अपने आप ही है, सवाल में ही जवाब छुपा है। इसका सही उत्तर है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड 1 दिन से 3 महीने जैसे छोटी अवधि के लिए भी लगाया जा सकता है। ये कम जोखिम होता है इसमें, क्योंकि जल्दी पैसा मिलता है और पैसा आप जल्दी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बैलेंस फंड इन्वेस्ट इन, बैलेंस फंड इन्वेस्ट इन, ऑप्शन है ओनली इक्विटी, ओनली डेट, इक्विटी एंड डेट बोथ, या ओनली गोल्ड। ये भी आसान है, जिसका नाम ही बैलेंस है तो वो दोनों में लगाएगा। तो आंसर है सी, इक्विटी और डेट दोनों में। इससे क्या होता है उसका, इसका जोखिम कम हो जाता है, मार्केट रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू, ये तो हर लाइन होती है म्यूचुअल फंड में, हर बार लिखी रहती है लाइन। आंसर है ए, बाजार जोखिम के अधीन। ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट होगा ही हो, लेकिन लंबे समय तक प्रॉफिट होता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, बाजार ऊपर रहेगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, बाजार थोड़ा बीच में रहेगा तो मीडियम प्रॉफिट होगा, अब एकदम घटिया स्थिति में रहेगा तो कोई गारंटी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 10वां है, हु रेगुलेट म्यूचुअल फंड इन इंडिया? ऑप्शन है RBI, IRDAI, SEBI
या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये भी आसान है। उत्तर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड की निगरानी करता है ताकि म्यूचुअल फंड कानूनी रूप से सही चले। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? ऑप्शन है नो योर क्लाइंट, कीप योर कैश, नो योर कस्टोडियन, की इल्ड सर्टिफिकेट। इसका आंसर है KYC, नो योर क्लाइंट। KYC मतलब होता है आपकी पहचान को स्थापित करना। आप पहचान को स्थापित करते अपने पैन कार्ड से, अपने आधार कार्ड से। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप KYC जरूर कराएंगे कस्टमर की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिस्क इन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज? द रिस्क इन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज? ऑप्शन है लो, मॉडरेट, हाई, नो रिस्क। इसका सही उत्तर है आंसर सी, हाई। इक्विटी में हाई रिस्क होता है क्योंकि वो लंबे समय के लिए होता है, तो लंबे समय में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। तो हमें उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर उसमें निवेश करना चाहिए या निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, डेट फंड इन्वेस्ट मेनली इन? यानी डेट फंड निवेश करते हैं किस में? ऑप्शंस हैं शेयर में, गोल्ड में, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या रियल एस्टेट में। इसका सही आंसर है सी, सरकारी कंपनी के बॉन्ड में। वो मेनली जो है सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनमें बॉन्ड में, कॉर्पोरेट डिबेंचर में, सरकारी बॉन्ड में, इसमें पैसा वो लगाते हैं डेट फंड। ठीक है। इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा कम रहता है, जोखिम कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डॉक्यूमेंट शो द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है कि म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, ऑफर डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, या चेक लीफ। ठीक है। इसका सही उत्तर है आंसर बी, ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में पूरी स्कीम के बारे में लिखा रहता है, म्यूचुअल फंड का उद्देश्य के बारे में लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड का क्या उद्देश्य है, उसमें क्या रिस्क, फीस, सबकी जानकारी उसमें दी जाती है। कितनी फीस होगी, कितना रिस्क होगा, ये सब जानकारी उसमें दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है? ऑप्शन है मैन्युफैक्चर म्यूचुअल फंड, रेगुलेट फंड, सेल एंड सर्विस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, या ऑडिट फंड रिटर्न्स। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल तो आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसका मतलब वो सेल ही करेगा, है ना। तो इसका आंसर है सी, म्यूचुअल फंड बेचने और सर्विस देने का काम एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात तो है नहीं। वो निवेशकों को समझाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है और उनके ट्रांजैक्शन प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फंड हैज द लोएस्ट रिस्क? यानी कि किस फंड में कितना रिस्क है जो सबसे कम है, लोएस्ट रिस्क है, ऐसा कौन सा फंड है इसमें?
ऑप्शन है इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड, लिक्विड फंड, थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड, ठीक है। विच फंड हैज द लोएस्ट रिस्क? इक्विटी फंड, बैलेंस फंड, लिक्विड फंड, थीमेटिक फंड। अब किस में होगा ये तो आपको पता ही है, तो बहुत ही आसान है, लिक्विड फंड में। आंसर सी, लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म निवेश के लिए होते हैं, यानी कम समय के लिए होते हैं। इनमें निवेश सरकारी ट्रेजरी बिल जैसे सुरक्षित जगहों पे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फोलियो नंबर इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर क्या होता है? ऑप्शन है बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर बी होगा, निवेश को ट्रैक करने वाला यूनिक नंबर। म्यूचुअल फंड जब हम करते हैं, जब उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक यूनिक आईडी मिलता है, एक यूनिक नंबर मिलता है, जिससे आप अपने निवेश की सभी स्कीम को ट्रैक कर सकते हैं। आपने किस किस म्यूचुअल फंड में कितना कितना निवेश कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C इन अवेलेबल इन किस में हो सकता है? टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल इन, ये तो आप जानते ही हैं, एक इक्विटी सेविंग स्कीम होती है, नाम से ही पता चलता है टैक्स बेनिफिट उसी में होगा। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आंसर सी। ELS में अगर 1.5 लाख तक की हमें उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस तक पैसे की हमें छूट मिलती है, बचत मिल जाती है। लेकिन इसमें याद रहे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि ELS स्कीम में कितने साल का लॉक इन पीरियड होता है। ELS स्कीम में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ट्रू और फॉल्स, इस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, SIP स्टैंड फॉर? ऑप्शन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिक्योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेफ इंश्योरेंस प्लान, सिस्टमेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये तो सभी को पता है, ये तो हम बार बार सुनते हैं, सिप करो, सिप करो, SIP करो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका आंसर है। सिप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक तय रकम जाती है, ठीक है। हर महीने एक तारीख फिक्स की जाती है, एक डेट फिक्स हो गई, ठीक है। तो हर महीने की उसी डेट को वो पैसा वहाँ हमारे खाते से डेबिट हो जाता है और म्यूचुअल फंड को पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। एक डिसिप्लिन वाला प्लान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज NAV इन म्यूचुअल फंड? ऑप्शंस हैं नेट एनुअल वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नॉमिनल एसेट वैल्यू या नॉर्मल एसेट वैल्यूम, ठीक है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नेट एसेट वैल्यू। NAV बताता है कि एक यूनिट की कीमत क्या है। सबसे पहले देख लीजिए कि यह रोज बताई जाती है, ठीक है। रोज अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मार्केट ऊपर रहेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, मार्केट नीचे रहेगा तो इसकी वैल्यू नीचे की ओर आती हुई दिखाई देगी आपको। अब ये कैसे निकाला जाता है? ये फंड का जो है, पूरे फंड की जो है वैल्यू को यूनिट से डिवाइड करके निकाला जाता है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, ऑप्शंस हैं RBI,
सेबी, इडा या एम्फी? इसका आंसर भी सही है, सीधे सीधे आंसर है। इसका आंसर है बी, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो म्यूचुअल फंडों को नियमों में बांधकर निवेशकों को सुरक्षा देता है। इसका काम क्या है? ये देखता है कि म्यूचुअल फंड्स नियमों अनुसार चल रहे हैं या नहीं, ये यह सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NFO स्टैंड फॉर, NFO स्टैंड फॉर, ऑप्शन है न्यू फाइनेंस ऑब्जेक्टिव, न्यू फंड ऑफर, सी नॉमिनल फंड ऑप्शन, डी नेट फंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक NFO क्या कहलाता है? ठीक है, इसका उत्तर है न्यू फंड ऑफर, आंसर बी, न्यू फंड ऑफर। NFO का पूरा मतलब होता है जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम पहली बार लॉन्च की जाती है तो उसे NFO कहते हैं, यानी कि न्यू फंड ऑफर। यह IPO जैसी होती है, जैसे शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में IPO होती है, वैसे म्यूचुअल फंड में NFO होता है। ठीक है, प्रश्न है 24वां, एम्फी इज, एम्फी क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉडी है, ये रेगुलेटर है, या सेल्फ रेगुलेटर इंडस्ट्री बॉडी है, या डी इंश्योरेंस कंपनी है। तो MFE क्या होगी? MFE एक सेल्फ रेगुलेटर बॉडी है, वो खुद के अनुसार अपने कानून बनाती है, समझ। ठीक है, MFE एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, म्यूचुअल फंड कंपनियों की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है MFI। वो निवेशकों को निवेश के प्रति, म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, आपने वो लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है भाई, क्या क्या बोलते हो, तो वो MFI की ही लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ फंड विथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट इज कॉल्ड। ठीक है, अ फंड विथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट इज कॉल्ड, यानी कि एक फंड जो है जो जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी हो और डेट में भी हो, उसको फंड को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, ऑप्शंस हैं इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड या सेक्टोरियल फंड। ठीक है, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इन फंडों के बारे में, ये क्या है, वो क्या है, अलग अलग, कहीं कहीं पे पूछा, कहीं पे ट्रू फॉल्स के रूप में पूछे जाएंगे, कहीं पे ये प्रश्न आपको बार बार आते हैं। कई प्रश्नों को अच्छी तरह आप याद करके जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड दोनों को मतलब एक ही है। बैलेंस हाइब्रिड फंड दोनों ही एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं और डेट फंड में भी पैसा लगाते हैं। इससे इनका रिस्क जो है बैलेंस बन जाता है, जो रिस्क रहता है इसमें उसको ये बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, रिडक्शन इन म्यूचुअल फंड्स मीन्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने को क्या कहा जाता है? अगर हम वहां से पूरे बाहर निकल गए, पार्सली बाहर निकल गए, पूरी बाहर निकल गए, तो हम क्या कहेंगे इसको? ऑप्शंस हैं बाइंग यूनिट, ट्रांसफरिंग अ यूनिट, सेलिंग यूनिट, स्विचिंग। क्या कहेंगे इसे? इसका सही आंसर है, कोई भी कहेगा भाई हम इसको रिड्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम इसको सेल कर रहे हैं, यानी कि आंसर है सी, सेलिंग यूनिट। म्यूचुअल फंड का रिडक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी यूनिट को बेच देते हैं, जो उस समय का NAV रहेगा, उस NAV के आधार पर हम उसको बेच देंगे।
हमको उतना ही पैसा मिलेगा उससे। ठीक है, उसमें को अगर एग्जिट लोड होगा तो कुछ कट जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे एग्जिट लोड होता है, कहीं कहीं पे एग्जिट लोड नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा मॉक टेस्ट पार्ट 1 और समझा कि किस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने एक्सप्लेन ध्यान से सुना है तो आप सिर्फ इस सवाल का नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए कई और सवालों का जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। आगे के पार्ट्स में हम ऐसे ही सवाल लाएंगे जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट कहीं अधूरा लगे तो बुक समरी वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मजबूत नींव पर ही अच्छी तैयारी बनती है। हाँ, अगर आप ये सीरीज़ ध्यान से देख लेते हैं तो 90% से ज़्यादा परीक्षा आपकी कवर हो जाएगी और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पार्ट 2 आप मिस न कर पाएँ और हमारा हौसला बना रहे। इसी तरह आप फंड की दुनिया के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।